अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम अपने इस वीडियो में इंग्लिश कोड 508 का लेसन 7 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है लेक्सिकल रिलेशन पार्ट 1। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। बिफोर स्टार्टिंग आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि अपनी वीडियोस को आप लोगों के लिए जितना हो सके उतना इम्प्रूव कर सकें। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। What are lexical relations? The branch of semantics that deals with the word meaning is called lexical semantics। ये जॉर्ज यूल था, उसने ये डेफिनेशन दी कि lexical semantics है क्या कि semantics की वो ब्रांच जो वर्ड के मीनिंग के साथ डील करती है उसको lexical semantics कहा जाता है। Lexical relations are relations of a word meanings of the words to other words। बोलिंगर ने कहा कि लेक्सिकल रिलेशंस है कि एक लफ्ज़ों का एक दूसरे के साथ ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग्स, ठीक है, जो मीनिंग्स किया एक वर्ड के जो मीनिंग है उसको दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन। लेक्सिकल रिलेशंस आर सेंट्रल टू द वे स्पीकर्स एंड हियरर्स कंस्ट्रक्ट मीनिंग। द लेक्सिकल रिलेशंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एनी पैराडिग्मेटिक रिलेशन अमंग वर्ड्स। अब किसी भी तरह का जो भी रिलेशन हो सकता है, इट कैन बी अपोजिट रिलेशन, एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, कोई एक दूसरे के जो है ब्रांच वर्ड हो सकता है। तो इन सब को जो एक्सप्लेन करते हैं इन्हीं चीज़ों में लेक्सिकल रिलेशन में एक्सप्लेन किया जाएगा। इट इज़ नॉट जस्ट अ सिमेंटिक रिलेशन, सो इट इंक्लूड्स फोनेटिक रिलेशन सच एज राइम एंड एलिट्रेशन। अब इसमें वो कह रहे हैं जी फोनेटिक रिलेशन भी आ सकता है, जो राइम और एलिट्रेशन होती हैं। मॉर्फोलॉजिकल रिलेशन सच एज इन्फ्लेक्शन वेरिएशंस, ठीक है, इन्फ्लेक्शन वेरिएशन जो हमने पढ़ी हैं कि कोई मतलब हो सकती हैं, कोई डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरीज वाली हो सकती हैं। मॉर्फोसिंटैक्टिक रिलेशन सच एज को मेंबरशिप इन अ ग्रामेटिकल कैटेगरी, ठीक है जी। दीज रिलेशंस आर आल्सो एग्जामाइन द नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर गिवन टू आवर मेंटल लेक्सिकॉन, ठीक है जी। अब आगे पढ़ते हैं। ये जस्ट उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि ये रिलेशन ये क्या करते हैं, हमारे मेंटल लेक्सिकॉन जो हमारे दिमाग की जो वोकैबुलरी है उसको डिफरेंट किस्म के मतलब वो स्ट्रक्चर के बारे में भी ये चीज़ें बताती हैं। वर्ड्स एंड लेक्सिकल आइटम्स। Our interest in semantic relation is with lexemes or semantic words. First, we should examine this unit word. सबसे पहले तो कहते हैं हमें ये देखना है कि word actually है क्या। Words can be identified at the level of writing, where we are familiar with them being separated by white spaces। जब हम लिखते हैं तो जब अल्फाज के दरमियान में स्पेस होती है, इसका मतलब है जब दरमियान में स्पेस आ जाती है इसका मतलब है कि एक वर्ड अलग दूसरे वर्ड से हमने अलहदा कर दिया। वेयर वी कैन कॉल देम ऑर्थोग्राफिक वर्ड्स, ठीक है। इन फोनोलॉजी दे आर स्ट्रिंग ऑफ साउंड्स विच में शो इंटरनल स्ट्रक्चर। जब फोनोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रिंग ऑफ साउंड्स की बात करते हैं। इन सिंटैक्स वेयर द सेम सिमेंटिक वर्ड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेवरल ग्रामेटिकल डिस्टिंक्शंस वेरिएशंस लाइक वॉक, वॉकिंग, वॉक्ड। अब कहते हैं जब हम सिंटैक्स की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एक ही जो वर्ड है, सेम सिमेंटिक वर्ड जो है वो डिफरेंट तरह की कैटेगरीज या वेरिएशंस के साथ, ठीक है, इस्तेमाल हो रहा होता है एक ही सिंटेक्स में। हाउएवर फॉर सिमेंटिक्स, लेकिन वो कहते हैं जब हम सिमेंटिक्स की बात करते हैं, दीज आर द इंस्टेंसेस ऑफ द सेम लेक्सीम्स। अब ये सेम लेक्सीम्स के इंस्टेंसेस हैं, उसकी एग्जांपल है द वर्ब वॉक। अ वर्ड इज़ अ मिनिमम फ्री फॉर्म। अब ब्लूमफील्ड की ये जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आती है। अ वर्ड इज़ अ मिनिमम फ्री फॉर्म, जो एक वर्ड है वो एक मिनिमम फ्री फॉर्म है, ठीक है। फॉर द पर्पज़ ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ द वर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच। अब फ्री फॉर्म का मतलब यह है कि जो इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सके, उसको ज़रूरत ना हो कि उसके साथ कुछ और वर्ड होगा तो वो फिर मतलब जिसे हम कहते हैं ना रिटन में दो स्पेसेस के दरमियान वो स्टैंड कर सकता है। तो कहते हैं द वर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच। ब्लूमफील्ड ने ये डेफिनेशन दी। द वर्ड आर इंडिपेंडेंट एंटिटीज दैट आर बीइंग एबल टू अकर इन आइसोलेशन, जो आइसोलेशन में आ सकते हैं। प्रॉब्लम्स विद पिनिंग डाउन वर्ड मीनिंग्स। द डिफ़िकल्टी अराइजेज फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑन द वर्ड्स मीनिंग। कहते हैं जी डिफ़िकल्टी तब अराइज होती है जब हम वर्ड के जो मीनिंग्स है वो कॉन्टेक्स्ट से लेने पड़ते हैं। यूजुअली इट इज़ ईजी टू डिफाइन अ वर्ड इफ़ यू आर गिविंग द फ्रेज और अ सेंटेंस इट अकर्स। अब कहता है कि ये ईजी होता है कि हमें ये किसी वर्ड या फ्रेज़ का मतलब ढूंढना जब वो किस जगह पे वो आया है, तो उस जगह पे मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट हम उसके मीनिंग्स बना लेते हैं। दीज कॉन्टेक्चुअल इफेक्ट सीम्स टू पुल वर्ड्स मीनिंग इनटू टू अपोजिट डायरेक्शंस। अब वो कह रहे हैं कि ये जो कॉन्टेक्चुअल इफेक्ट्स है ना, ये जो वर्ड मीनिंग को दो अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं। फर्स्ट क्या है जी, रिस्ट्रिक्टिंग इन्फ्लुएंस इज द टेंडेंसी फॉर वर्ड्स टू अकर टुगेदर रिपीटेडली कॉल्ड कोलोकेशन।
नंबर 1 क्या आती है, कोलोकेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि जो वर्ड्स हैं उनकी टेंडेंसी को रिस्ट्रिक्ट करता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है कि ये वर्ड्स यहीं पर इकट्ठे ही आएंगे, ठीक है। इसको उसने कोलोकेशन का नाम दिया। लेट्स कंपेयर द कोलोकेशन पैटर्न ऑफ टू एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। अब दो वर्ड हैं कोलोकेशन उसकी, वो बता रहे हैं स्ट्रॉन्ग और पावरफुल की, विच माइट गिव सिमिलर मीनिंग। अब दोनों का मतलब वो कह रहा है ऑलमोस्ट सेम है। दाउ बोथ ऑफ देम कैन बी यूज विद द सेम आइटम्स, और ये दोनों तकरीबन एक तरह की आइटम के साथ यूज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स और पावरफुल आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पर तो ठीक है। देयर आर कोलोकेशन इफेक्ट्स सच एज व्हेन वी टॉक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग टी रादर देन अ पावरफुल टी। आज जब हम कहते हैं, जब चाय की बात करें तो वहाँ पर हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग टी बोलेंगे, वहाँ पे हम पावरफुल टी नहीं बोल सकते। बट अ पावरफुल कार रादर देन अ स्ट्रॉन्ग कार, अब स्ट्रॉन्ग कार नहीं हम बोल सकते, वी हैव टू से पावरफुल कार, ठीक है जी। दीज कोलोकेशन आल्सो अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन का मतलब होता है कहीं जगह पे फिक्स्ड हो जाना, ठीक है। तो कहता है कि ये कभी कभी फॉसिलाइजेशन के साथ भी मतलब इनका आमना सामना करना पड़ता है, ये उस प्रोसेस से भी गुजरते हैं। मसलन कि किसी जगह पे फिक्स हो जाता है कि ये वर्ड ऐसे ही आना है, आप इसको उलट पुलट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सेइंग दे आर हस्बैंड एंड वाइफ रादर देन वाइफ एंड हस्बैंड। जब भी हम कहेंगे हस्बैंड एंड वाइफ कहेंगे, वाइफ एंड हस्बैंड नहीं हम कह सकते, ये फॉसिलाइजेशन के प्रोसेस से गुजर चुका है, ये फॉसिलाइज हो गया। सेकेंड, कॉन्टेक्चुअल इफेक्ट्स कैन पुल वर्ड्स मीनिंग टूवर्ड्स क्रिएटिविटी एंड सिमेंटिक शिफ्ट। दूसरा कह रहा है जी जो इफेक्ट है कॉन्टेक्चुअल इफेक्ट्स का, वो क्या करता है, वो हमें क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाता है। सिमेंटिक शिफ्ट मतलब मीनिंग्स को चेंज करने की तरफ भी, सिमेंटिक शिफ्ट की तरफ भी लेके जाता है। प्रॉब्लम विद वर्ड मीनिंग इज़ टू डिसाइड फॉर एनी गिवन एग्जांपल वेदर वन इज़ डीलिंग विद एम्बिग्यूटी और वेगुइनेस। कहते हैं अब यहाँ पे मसला मतलब ये आ जाता है वर्ड के मीनिंग को डिसाइड करने के लिए कि कहीं कोई एम्बिग्यूटी या कुछ ऐसा वैसा तो इसमें नहीं है जो वर्ड्स आ रहे हैं। मतलब अब कॉन्टेक्स्ट में कोई भी बंदा अल्फाज के मीनिंग को किसी भी तरीके से ले सकते हैं। आगे जनाब होमोनिमी एंड पॉलिसिमी। होमोनिम्स आर अनरिलेटेड सेंस ऑफ द सेम फोनोलॉजिकल वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका फोनोलॉजिकल पैटर्न सेम होता है बट उनका आपस में ताल्लुक कोई नहीं होता, अनरिलेटेड सेंसेस, ठीक है। सेम फोनोलॉजिकल वर्ड्स लेकिन है क्या, अनरिलेटेड सेंसेस। Different types of homonyms can be distinguished by their syntactic behavior and spelling. For instance, lexemes for the same syntactic category with same spelling, ठीक है। अब वो कह रहा है कि डिफरेंट तरह के जो होमोनिम्स हैं वो पाए जाते हैं जिनको हम उनके बिहेवियर की वजह से या उनकी स्पेलिंग की वजह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर कौन सा लगेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल उसने पहले एक लैब की एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल सेम स्पेलिंग है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट सेम सिंटैक्टिक कैटेगरी विद सेम स्पेलिंग। अब दोनों का जो है नाउन है दोनों, ठीक है, और दोनों के स्पेलिंग भी सेम है। अब एक का मतलब है सर्किट ऑफ अ कोर्स और एक पार्ट ऑफ अ बॉडी व्हेन सिटिंग डाउन, और लेक्सीम्स ऑफ द सेम सिंटैक्टिक कैटेगरी। अब सेम ग्रामेटिकल कैटेगरी है विद डिफरेंट स्पेलिंग्स लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल रिंग, RING रिंग, ठीक है, जो हम पहनते हैं, एंड WRING रिंग जो बॉक्सिंग रिंग होता है, अब शायद उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। आगे हैं आर लेक्सीम्स ऑफ द, अच्छा ये जो और आगे है जी लेक्सीम्स ऑफ द डिफरेंट सिंटैक्टिक कैटेगरी विद सेम स्पेलिंग। अब ग्रामेटिकल कैटेगरी भी डिफरेंट है लेकिन स्पेलिंग उनके सेम है। वर्ब कीप एंड नाउन कीप, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी डिफरेंट होगी लेकिन उनकी स्पेलिंग सेम है। लेक्सीम्स ऑफ डिफरेंट सिंटैक्टिक कैटेगरी विद डिफरेंट स्पेलिंग्स, नॉट और नॉट। ग्रामेटिकल कैटेगरी भी डिफरेंट है, स्पेलिंग भी डिफरेंट है। मसलन होमोनिमी में वो ये बताना चाह रहा है कि आपकी फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब उनकी साउंड सेम होती हैं लेकिन उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता, अनरिलेटेड सेंसेस होते हैं होमोनिमी में। पॉलीसेमी इज़ आइडेंटिफाइड यूजिंग द क्राइटेरिया फॉर रिलेटेडनेस। अब पॉलीसेमी में क्या होता है, इनमें उनकी रिलेटेडनेस होती है, उनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक होता है। व्हेन the senses are judged to be related under the same lexical entry. For example hook। अब जब हम हुक की बात करेंगे, सबसे पहला जो हमारे पास सेंस है वो क्या है, पीस ऑफ मटेरियल यूजुअली मेटल कर्व्ड और बेंड एंड यूज टू सस्पेंड कैच होल्ड और पुल समथिंग, ठीक है जी। मतलब हमें एक तो हमारे जहन में ये आ गया। जब हम दूसरी हुक की बात करते हैं, शॉर्ट फॉर फिश हुक भी हो सकती है, ट्रैप और स्नेयर। देयर आर वेरी सेंसेस ऑफ हुक दैट आर ट्रीटेड एज पॉलीसेमी एंड देयरफॉर लिस्टेड अंडर वन लेक्सिकल एंटिटी।
However, there is a distinction made in lexicology between homonymy and polysemy. Both deals with the multiple senses of the same phonological words. वही बात कर रहे हैं कि जो ये बहुत सारे मल्टीपल सेंसेस को डील करते हैं, हालांकि उनकी आवाज़ जो है वो सेम होती है लेकिन मतलब उनके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत ज़्यादा शुरू से हम सुनते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है सेमनेस और एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट। ठीक है जी। सिनोनिम्स इज द नोशन ऑफ सेमनेस ऑफ मीनिंग और अकॉर्डिंग टू सईद सिनोनिम्स आर डिफरेंट फोनोलॉजिकल वर्ड्स विच हैव द सेम और वेरी सिमिलर मीनिंग्स। फॉर एग्जाम्पल काउच, सोफा, बॉय, लेड, लॉयर और अटॉर्नी, इन सब के मीनिंग सेम ही है। टू वर्ड्स आर सिनोनिम्स इफ द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर द अदर डज नॉट चेंज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ सेंटेंस। अब ये कब एक दूसरे के सिनोनिम्स कब होंगे? जब अगर एक की जगह पे दूसरे को लगा दिया जाए तो जो सेंटेंस है उसके मीनिंग पे कोई फ़र्क ना पड़े। सिनोनिम्स आर ऑलमोस्ट नेवर ट्रूली सब्स्टिट्यूटेबल। कहते हैं एक्चुअली कभी भी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं होते, लेकिन मतलब हम यूज़ तो कर ही लेते हैं। दीज ऑफन हैव डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग अ नंबर ऑफ पैरामीटर्स। दे मे बिलोंग टू डिफरेंट डायलैक्ट्स, रजिस्टर्ड स्टाइल्स ऑफ लैंग्वेज, कलोकियल फॉर्म, लिटरेसी, और दे मे बी बिलोंग These may belong to different situations. For example, wife or a spouse is more formal than old lady or Mrs. कहते हैं कि ये मतलब बहुत सारी आगे भी फर्दर पैरामीटर्स होते हैं, हम कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाइफ और स्पाउस कह रहा यूज़ करते हैं हम फॉर्मल में, ये ज़्यादा फॉर्मल है ना कि हम ओल्ड लेडी या फिर मिसेस को यूज़ करें। सिनोनिम्स आपको आगे जनाब। एंटोनिम्स आर वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप that seems to involve words are at the time related in meaning yet incompatible or contrasting. Some of them are as follows. अब वो कह रहे हैं जी एंटोनिम्स क्या होते हैं कि अपोजिट मीनिंग्स होते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस दैट सीम्स टू इन्वॉल्व वर्ड्स विच आर एट द टाइम रिलेटेड इन मीनिंग yet incompatible and और contrasting. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कहते हैं जो एक दूसरे से कंट्रास्टिंग होते हैं, उसकी कुछ उसने एग्जांपल दी है। एंटोनिम्स को फर्दर उसने एक्सप्लेन किया है। एक सिंपल एंटोनिम्स होते हैं द नेगेटिव ऑफ वन इम्प्लाइज द पॉजिटिव ऑफ द अदर। मतलब एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव होगा, दूसरे का पॉजिटिव दूसरे का अगले का नेगेटिव होगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स और बाइनरी पेयर्स, मतलब 0-1 की स्टेट। वो कह रहा है कि अगर एक के हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि जो दूसरा वर्ड है ना उसका वो नेगेटिव है। ठीक है। आगे है जनाब, फॉर एग्जांपल हम डे की बात करेंगे तो इसका मतलब है वो नाइट का नाइट का अपोजिट है। अगर हम नाइट की बात करें इसका मतलब है कि वो डे का अपोजिट हम बात करें। आगे है जी ग्रेडेबल एंटोनिम। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अपोजिट वेयर द पॉजिटिव ऑफ वन टर्म डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई द नेगेटिव ऑफ द अदर। दूसरा ये है कि हम जब हम एक वर्ड की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे की नेगेटिव फॉर्म ही की बात करें, तो उसमें कुछ थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो सकती है, कुछ आंसर हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी का नेगेटिव वर्ड जो थोड़ा सा ग्रेडेबल है वो यहाँ पे मामला। अब एग्जाम्पल मेरे जहन में कोई आ नहीं रही, वरना आपको बता देते हैं। टेक्सोनॉमी सिस्टर्स की बात करें, एंटोनिमी समटाइम्स एंटोनिम समटाइम्स डिस्क्राइब वर्ड्स विच आर द सेम लेवल इन टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमीज आर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। द कलर एडजेक्टिव्स इन इंग्लिश रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल। अब वो कह रहा है कि कुछ कलर्स की जब हम बात करते हैं, जिस तरह कलर की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो कुछ इस तरह का भी एंटोनिम का लेवल होता है। तो अब सबका लेवल तो एक ही होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि जब हम एक दूसरे के अपोजिट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये टेक्सोनॉमी सिस्टर्स होते हैं जिनका मतलब एक ही क्लासिफिकेशन के वर्ड्स होते हैं। आगे है जी रिवर्सेस शोज रिवर्स रिलेशन इन बिटवीन टर्म्स डिस्क्राइबिंग मूवमेंट्स। जब मूवमेंट की बात करते हैं तो एक वर्ड और दूसरे वर्ड की जो अपोजिट मूवमेंट होती हैं, अप डाउन, कम गो, अप डाउन, इन आउट, राइट लेफ्ट, पुश पुल। कन्वर्स डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज फ्रॉम ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट ऑन और बिलोंग टू, अबव और बिलो, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ठीक है जी। अब दूसरा वो कह रहे हैं कि रिलेशनशिप दो एंटिटीज़ के दरमियान में जब ये रिलेशनशिप को बताएगा तो उसको हम कन्वर्स कहते हैं। कन्वर्स एंटोनिम की जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल उसने कहा ऑन का मतलब है कि उसका अपना है, बिलोंग उसका बस उससे ताल्लुक है। ठीक है। अबव ऊपर, बिलो नीचे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई एक मुलाजमत देने वाला है और एक वहाँ पे मुलाजमत करने वाला है। ठीक है जी। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेसन। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।